हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है आप ही के चैनल में। आज का जो वीडियो है ये असिस्टेंट नर्सिंग सुपरिटेंडेंट की जो पोस्ट है उस पोस्ट में टोटल कितने पद, कितनी सैलरी, क्या योग्यता, क्या कार्य होगा और क्या ड्यूटी रहेगी उसके लिए है। हम एम्स से रिलेटेड और भी ऐसी जो पोस्ट है उससे रिलेटेड वीडियोस भी लाते रहेंगे। तो मैं पूरी उम्मीद कर रही हूँ कि आपको वीडियोस पसंद आ रहे होंगे, तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। चलिए शुरू करते हैं। ये जो पोस्ट है ये सहायक नर्सिंग अधीक्षक, जिसे असिस्टेंट नर्सिंग सुपरिटेंडेंट कहते हैं, इसकी है। क्वालिफिकेशन जो है इसमें एसेंशियल और एक्सपीरियंस है। एसेंशियल जो है बीएससी नर्सिंग 4 ईयर कोर्स फ्रॉम रिकॉग्नाइज इंस्टीट्यूट यूनिवर्सिटी होना चाहिए। बीएससी पोस्ट सर्टिफिकेट और इक्विवेलेंट सच एज बीएससी नर्सिंग पोस्ट बेसिक 2 ईयर्स कोर्स फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज इंस्टीट्यूट यूनिवर्सिटी शुड बी रजिस्टर्ड विद द इंडियन नर्सिंग काउंसिल स्टेट नर्सिंग काउंसिल। यानी कि आपको जो है वो बीएससी नर्सिंग 4 ईयर्स का कोर्स, पोस्ट सर्टिफिकेट 2 ईयर्स का जो कोर्स होता है वो, या शुड बी रजिस्टर्ड यानी कि ये फर्स्ट और ये सेकंड दोनों ही आपके पास होने चाहिए। शुड बी रजिस्टर्ड विद द इंडियन नर्सिंग काउंसिल यानी कि जो इंडियन नर्सिंग काउंसिल है उसमें पंजीकृत होना चाहिए, रजिस्टर्ड होना चाहिए। एक्सपीरियंस भी इसमें मैंडेटरी है। 6 ईयर्स एक्सपीरियंस इन 200 बेडेड हेल्थ केयर ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि आपको किसी भी हेल्थ केयर ऑर्गेनाइजेशन में 200 बेडेड का जो हॉस्पिटल है या कोई हेल्थ केयर है उसका एक्सपीरियंस होना चाहिए। डिज़ायरेबल में इन्होंने मांगा है एमएससी नर्सिंग फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट यूनिवर्सिटी एंड एबिलिटी टू यूज़ कंप्यूटर्स, हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस इन ऑफिस एप्लीकेशंस, स्प्रेडशीट्स एंड प्रेजेंटेशंस, यानी कि एमएससी भी किया हुआ हो और कंप्यूटर को यूज़ करने की उसमें एबिलिटी हो। यह एसेंशियल में नहीं, डिज़ायरेबल में मांगा गया है। एसेंशियल में फर्स्ट और सेकंड पॉइंट जो दिए हैं वही है और एक्सपीरियंस है। इसी को वापस हिंदी में दिया है। बीएससी नर्सिंग, बीएससी भारतीय नर्सिंग काउंसिल, राज्य नर्सिंग या काउंसिल से मान्यता प्राप्त संस्थान या विश्वविद्यालय से नर्सिंग किया हुआ। जो हमने अभी इंग्लिश में पढ़ा था वही चीज़ है, इसे हिंदी में दिया गया है वापस। फिर बात करते हैं वेतनमान की। मूल वेतन यानी कि जो बेसिक पे है ये इस पोस्ट के लिए 56,100 रुपये है। महंगाई भत्ता डीए जो अभी 46% के अकॉर्डिंग है, तो अभी जब आप इसका 56,100 का 46% करेंगे तो 25,806 रुपये प्राप्त हो रहे हैं। तो इनकी जो बेसिक सैलरी है उस पर जो डीए है वो 46% के अकॉर्डिंग 25,806 रुपये प्राप्त होता है। एक वर्ष में 2 बार डीए बढ़ता है। जो वाहन भत्ता है टीए है वो 3600 रुपये रहेगा। परिवहन महंगाई भत्ता डीए ऑन टीए 1368 रुपये रहेगा। मकान किराया एचआर है ये 15,147 रुपये मिलते हैं। मकान किराया जो है वो XYZ कैटेगरी के अकॉर्डिंग मिलता है। एक्स कैटेगरी में जो सिटीज़ आती है उनमें 27% मिलेगा। वाई कैटेगरी में जो सिटीज़ आती है उसमें 18% मिलेगा और जो जेड कैटेगरी में सिटीज़ आती है उनमें 9% मिलेगा। तो ये कैटेगरी के अकॉर्डिंग जो है वो एचआरए दिया जाता है। नर्सिंग भत्ता, नर्सिंग अलाउंस जो है वो उन्हें 7,200 रुपये प्राप्त होता है। यूनिफॉर्म अलाउंस यानी कि जो वर्दी भत्ता है वो 1,800 रुपये प्रति माह मिलता है। तो जो ग्रोस सैलरी है वो 1,11,021 रुपये होती है। स्वास्थ्य योगदान, तो स्वास्थ्य योगदान इस प्रकार है कि माता पिता और 18 वर्ष से छोटा भाई बहन जो आप पर निर्भर हो, इलाज उनका जो है वो बिल्कुल फ्री होगा। संतान के लिए ये दिया जाता है कि संतान शिक्षा भत्ता 2,250 रुपये प्रति माह दिया जाएगा। और अगर बच्चा हॉस्टल में पढ़ रहा है छात्रावास सब्सिडी दी जाएगी जो कि 6,750 रुपये की होगी और ये प्रति महीने मिलेगी। इसके लिए एक आयु सीमा निर्धारित है। बच्चा या तो 20 वर्ष से कम का होना चाहिए, 20 वर्ष तक का होना चाहिए, या फिर 12वीं तक की उसकी एजुकेशन होनी चाहिए। 12वीं तक की एजुकेशन तक के ही पैसे दिए जाते हैं। जैसे ही डीए 50% हो जाएगा तो इन सभी में भी 25% की वृद्धि हो जाएगी। अभी घोषणा नहीं हुई है पर संभावना के तौर पर जब डीए 50% बढ़ने की संभावना है तो ये उसी के लिए लाइन लिखी गई है। तो इन सब में भी जो है वो 25% की वृद्धि होने वाली है। छुट्टी नियमावली, छुट्टी किसी भी प्रकार का अधिकार नहीं है।
तो जो EL होता है वो 30 डेज़ का मिलता है, CL जो है वो 8 डेज़ का मिलता है और RH जो है वो 2 डेज़ का मिलता है। तो इनको 40 डेज़ की जो है वो छुट्टी मिल जाती है। अधिकतर यही छुट्टियां प्रयोग में ली जाती है और बाकी भी बहुत सारी छुट्टी होती है जो ड्यूटी के अकॉर्डिंग रहेगी। छुट्टी यात्रा रियायत, 1 वर्ष में एक बार अपने कार्य क्षेत्र से निवास स्थान के लिए LTC ली जा सकती है। इसमें आपको फर्स्ट ईयर AC का किराया मिलेगा जो कि LTC के माध्यम से मिलता है। वेतनमान, 1 वर्ष में एक बार आपका वेतनमान बढ़ाया जाएगा। ये वेतनमान आपके बेसिक वेतन पर बढ़ाया जाता है। इनका जो बेसिक वेतन है वो 56,100 है, जैसे कि 56,100, फिर इससे जब बेसिक बढ़ेगा तो 57,800, 59,500, 61,300, 63,100, 65,000, इस प्रकार से बढ़ता जाता है। ड्यूटी इस प्रकार से रहेगी कि जनरल शिफ्ट है तो 8 आवर्स की जो ड्यूटी है वो लगेगी। शनिवार को हाफ डे रहेगा और रविवार को अवकाश रहेगा, छुट्टी रहेगी। और जितने भी जो राजकीय अवकाश होते हैं वो भी प्राप्त होते हैं। इसमें शिफ्ट ड्यूटी भी लगाई जाती है। कार्य इस प्रकार रहेगा इनका कि सहायक नर्सिंग अधीक्षक उप नर्सिंग अधीक्षक के प्रति उत्तरदायी है। मरीजों की संपूर्ण नर्सिंग देखभाल, प्रबंधन और उसे सौंपी गई यूनिट के विकास के लिए। ये इनका मेन मोटिव है कि सहायक नर्सिंग अधीक्षक उप नर्सिंग अधीक्षक के प्रति उत्तरदायी है, यानी कि मरीजों की संपूर्ण नर्सिंग देखभाल भी इन्हीं को करनी है। प्रबंध यानी कि मैनेजमेंट जो है यूनिट का वो भी इन्हीं को करना है। तो इसमें 2 पॉइंट दिए गए हैं, A और B। A में ये है कि नर्सिंग देखभाल यूनिट में मरीजों की कुल ज़रूरतों में सहायता करना और नियोजित नर्सिंग देखभाल तैयार करना। दूसरा है यूनिट में मरीजों की नर्सिंग देखभाल का प्रदर्शन और पर्यवेक्षण करना। चिकित्सा और नर्सिंग कर्मियों के साथ यूनिट में नियमित दौरे पर उपस्थित रहना। सीनियर ग्रेड से रिपोर्ट की समीक्षा करना। प्रत्येक पाली में मरीजों की नर्सिंग देखभाल के संबंध में इनकी ड्यूटी रहेगी। रोगियों और उनके परिचारकों को परामर्श और स्वास्थ्य शिक्षा दें। दूसरा जो है B यानी कि ख, वार्ड प्रबंधन। वार्ड का मैनेजमेंट जो करना है वो भी इन्हीं के ड्यूटी में आता है। अपने अधीन तैनात नर्सिंग कर्मियों की ड्यूटी की योजना बनाएं और व्यवस्था करें, यानी कि इस चीज़ का मैनेजमेंट भी नहीं करना है। सभी पालियों में पर्याप्त नर्सिंग स्टाफ की उपलब्धता सुनिश्चित करना। कौन से नर्सिंग स्टाफ की ड्यूटी कहाँ लगानी है, किस वार्ड में कितने स्टाफ की ज़रूरत है, इन सब का ध्यान रखना। उसी का अकॉर्डिंग जो है वो रोस्टर तैयार होता है। तो जो नर्सिंग स्टाफ की जो उपलब्धता है ये भी यही सुनिश्चित करेंगे। इकाई और उसके परिसर और वातावरण की स्वच्छता बनाए रखना या बनाए रखें। यूनिट के उचित रख रखाव के लिए इंजीनियरिंग सेवा विभाग से बातचीत करें। उप नर्सिंग अधीक्षक रखना। रोगी देखभाल क्षेत्रों की आवश्यकताओं के बारे में जानकारी दी जाएगी और किसी भी विशेष समस्या के बारे में उनके ध्यान में लाया जाएगा। विभिन्न दुकानों की आपूर्ति और उपकरणों को सुनिश्चित करने और उनके उपयोग देखभाल की दोबारा जांच करने के लिए सिस्टर ग्रेड फर्स्ट का मार्गदर्शन करना, यानी कि जो अगर हम कोई भी चीज़ जैसे कि पेशेंट के यूज़ में आ रही है, ऐसी चीज़ें खरीदी जा रही है तो उसका उपयोग किस तरह से करना है और उसका उपयोग हुआ है नहीं हुआ है, इन सब की जांच करना भी इन्हीं के कार्य में आता है। आपातकालीन और खतरनाक दवाओं, जीवन रक्षक उपकरणों यानी मॉनिटर, वेंटिलेटर, डिफाइब्रिलेटर, ये जो सक्शन मशीन्स हैं, O2 पॉइंट आदि की दैनिक जांच, ताकि उनके उचित कामकाज सुनिश्चित किया जा सके। जब वार्ड में बहुत सारी मशीन्स होती है, वेंटिलेटर होता है और जो भी जिस तरह से भी वो पूरा मैनेजमेंट होता है वो पूरा जो है वो चल रहा है या नहीं चल रहा है, यानी कि एक तरह से ऑपरेशन जो है ऑपरेशंस करने के लिए टेक्निकल जो चीज़ें हैं वो चलती है या नहीं चलती है, उन सब का जो कामकाज है वो भी सुनिश्चित करना इन्हीं का कार्य है। सभी स्टाफ और आपूर्ति की समय समय पर जांच, यानी कि जो स्टाफ है वो वहाँ पूरा मतलब
उन और स्टाफ की ज़रूरत तो नहीं है, या फिर एक्स्ट्रा स्टाफ तो नहीं है, एक्स्ट्रा स्टाफ हो तो कहीं और दूसरे वार्ड में मैनेज किया जा सकता है। इस तरह का जो समय समय पर जांच है वो भी इन्हीं के अंडर रहेगी। सभी श्रेणियों के कर्मचारियों, रोगियों और उनके रिश्तेदारों के साथ अच्छे अंतर कार्मिक संबंध बनाए रखें। मरीज के रिश्तेदारों और जनता के साथ अच्छा जनसंपर्क बनाए रखें और अस्पताल की सकारात्मक छवि पेश करें। नर्सिंग और घरेलू स्टाफ का शिष्टाचार बनाए रखें, यानी कि इनमें एक शिष्ट बनाए रखनी है। अस्पताल की नीतियों, नियमों और विनियमों की व्याख्या, उपस्थिति की दैनिक जांच करना और खामियों की रिपोर्ट तैयार करना, यानी कि अटेंडेंस वगैरह सब कुछ जो है वो उनकी जांच करना चाहिए। और अगर कहीं कोई खामी रह रही है तो उसकी रिपोर्ट भी तैयार करनी चाहिए। यदि कोई शिकायत हो तो उसकी जांच करना। कार्य मूल्यांकन एवं गोपनीय रिपोर्ट। यूनिट में नर्सिंग स्टाफ का मार्गदर्शन और परामर्श। इकाइयों के लिए दवाओं की आपूर्ति और उपकरणों की वार्षिक आवश्यकताओं का प्रोजेक्ट करें, यानी कि पूरे साल में जो एक तरह से कहा जाए तो एक तरह से हर एक वार्ड का बजट बनता होगा, जिससे भी ये जो है वो इनके कार्य के अंडर में रहेगा कि कितनी जो है यहाँ दवाएं आनी चाहिए, कितनी आई हुई है। एक तरह से पूरा प्रोजेक्ट तैयार करना है कि इस वार्ड के लिए इतनी आवश्यकता है और इतनी आपूर्ति होनी चाहिए। कानूनी पहलुओं का ध्यान रखें और वार्ड में मेडिको लीगल मामलों के बारे में रिपोर्ट करें। तो ये कार्य भी इन्हीं का रहता है। फिर जो तीसरा पॉइंट है यानी शिक्षण और पर्यवेक्षण। नए नर्सिंग स्टाफ, छात्र नर्स और घरेलू स्टाफ के लिए एक उचित अभिविन्यास कार्यक्रम की योजना बनाएं और उसे लागू करें। नर्सिंग कर्मियों की सेवाकालीन शिक्षा में भाग लेना और बैठक में भाग लेना। यूनिट में नर्सिंग कर्मियों के साथ साथ घरेलू कर्मचारियों को आकस्मिक और नियोजित शिक्षण दें। नर्सिंग ट्यूटर के सहयोग से छात्र नर्सों के लिए नैदानिक शिक्षण में भाग लें। समय समय पर उसे सौंपे गए अन्य कर्तव्यों का पालन करें। तो ये पूरा जो था ये 3 पॉइंट इसमें दिए हुए थे, क ख ग, यानी कि ABC आप समझ सकते हो इसमें कि कौन से पॉइंट में कितना ध्यान रखना है। शिक्षण और पर्यवेक्षण करना इनका कार्य हो जाएगा। वार्ड का जो मैनेजमेंट है ये भी इन्हीं का कार्य रहेगा। नर्सिंग देखभाल जो है वो भी इन्हीं का कार्य रहेगा। तो ये इस तरह की जो थी इनकी ड्यूटी है। ये जॉब प्रोफाइल की बात करते हैं, जो अभी जो हमने हिंदी में देखा था ये उसी तरह का वापस है कि क्या क्या कार्य रहेगा। नर्सिंग केयर, वार्ड मैनेजमेंट, टीचिंग एंड सुपरविज़न, तो ये इनका जो था वो कार्य था। अब बात करते हैं प्रमोशन की। तो प्रमोशन जो है ये इसमें जो टोटल पोस्ट है हर एक एम्स में 113 पोस्ट है इनकी। 75 जो है वो प्रमोशन रहेगा इनका। 25% जो है वो डायरेक्ट रिक्रूटमेंट के आधार पर लिया जा सकता है। असिस्टेंट नर्सिंग सुपरिटेंडेंट से डिप्टी नर्सिंग सुपरिटेंडेंट बना जाता है। प्रमोशन जो है इस तरह से रहेगा कि स्टाफ नर्स ग्रेड विथ 3 ईयर रेगुलर सर्विस इन द ग्रेड, यानी कि प्रमोशन तब हो सकता है जब 3 साल की रेगुलर जो सर्विस हो। डेपुटेशन ऑफिसर्स ऑफ द स्टेट सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफ स्टेटूरी ऑटोनॉमस बॉडीज होल्डिंग एनालॉग्स पोस्ट, और स्टाफ नर्स ग्रेड फर्स्ट नर्सिंग सिस्टर्स विथ 3 years रेगुलर सर्विसेज इन द ग्रेड पे ऑफ ₹4,800 एंड possessing educational qualification and experience for direct recruitment given in column 7। ये इनका एक क्वालिफिकेशन होनी चाहिए प्रमोशन के लिए। फिर बात करते हैं नर्सिंग सुपरिटेंडेंट से ये बनेंगे चीफ नर्सिंग ऑफिसर। पदोन्नत यानी कि जो अभी हमने इंग्लिश में पढ़ा था वही चीज़ है वापस। 113 पद हैं। 75% जो है वो पदोन्नति होता है या अन्यथा प्रतिनियुक्ति द्वारा हो सकता है, और 25% इस पोस्ट के लिए सीधी भर्ती होती है। सहायक नर्सिंग अधीक्षक से बना जाता है डिप्टी नर्सिंग अधीक्षक। फिर डिप्टी नर्सिंग अधीक्षक से बना जाएगा नर्सिंग अधीक्षक। नर्सिंग अधीक्षक से बना जाएगा मुख्य नर्सिंग अधिकारी। ये इनकी पूरा जो है वो प्रमोशन रहेगा। काम करने के बाद प्रमोशन तो होना ही चाहिए। तो इस तरह से इनका दिया गया था कि किस पोस्ट के बाद कौन सी पोस्ट मिलेगी। तो मैं उम्मीद कर रही हूँ कि आपको मेरा वीडियो बहुत पसंद आया होगा। हमारे चैनल से जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।